अक्सर सुनते हैं कि किसने किसको राजनीति में नीच कहा, किसने किसको राजनीति में उसके पूरे खानदान पर सवाल खड़े किए। लेकिन आज बात करेगा एबीपी न्यूज उस महत्वपूर्ण मुद्दे की जिसका सरोकार आपकी और हमारी जिंदगी से है। आगे का एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले बात करते हैं मेले में मौत के खेल की। बात हरियाणा के फरीदाबाद में मशहूर सूरजकुंड मेले की, जो दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला कहा जाता है, जो हर साल बड़ी धूमधाम से लगता है। भारी भीड़ भी यहां पर उमड़ती है और उसी मशहूर सूरजकुंड मेले में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेले में मातम और खौफ पसर गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सूरजकुंड मेले में आए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई सन्न हो गया, हड़कंप मच गया, क्योंकि एक झूला अचानक वहां गिर गया। तस्वीरें देखिए, ये झूला जब गिरा वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झूले पर कुल 26 लोग बैठे हुए थे और वो झूला पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरा और एक बड़ा हादसा हो गया। इसके साथ ही एक बार फिर ये सवाल उठ रहा है कि क्या आम इंसान की जान वाकई भगवान भरोसे है। इसी से हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं, तस्वीरें आपके सामने। सवाल यहां पर सिर्फ एक घटना को लेकर नहीं है। कल ही राजस्थान के कोटा में, जो पूरे देश में कोचिंग के लिए मशहूर है, एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिर जाती है। इस हादसे में बंगाल के रहने वाले एक छात्र और 14 साल के छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है। अभी पिछले महीने ही नोएडा में बिल्डर ने बेसमेंट के लिए जो गड्ढा खोदा गया था, उसके पानी में डूबकर इंजीनियर युवराज की जान चली गई थी। आप सबको याद होगा। 2 दिन पहले दिल्ली में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत हो गई। अब बताएं, सवाल यह है कि आम इंसान लापरवाही की मौत कब तक मरता रहेगा। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में झूला गिरने से एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। अब आपको जो खबर मैं बता रहा हूं उसको और विस्तार से बताते हैं कि आखिर फरीदाबाद में हुआ क्या। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में हुए हादसे ने एक बार फिर पूरे सिस्टम की लापरवाही सामने ला दी है। यह देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यह वो झूला है जहां 26 लोग बैठे हुए थे और यह देखिए किस तरह से टूटकर नीचे गिर जाता है, कितना बड़ा हादसा हो जाता है। यह तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं ना, वो अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब चाहते हैं। मैं खुद गया अपने परिवार के साथ सूरजकुंड मेले में और ये देखिए इन मासूमों की क्या गलती थी। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि वो मंजर, वो वक्त कितना भयावह रहा होगा, जहां कोई बाप अपने बच्चे के साथ बैठा होगा, कोई मां अपने बच्चों के साथ बैठी होगी, कोई बुजुर्ग बैठे होंगे और उन्हें यह पता है कि इस पल हम अपने लोगों की जान पता नहीं बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। ये जद्दोजहद, ये तस्वीर देखिए किस तरह से ये झूला टूट करके गिरा है और उस वक्त ये इतना बड़ा हादसा पेश आया सूरजकुंड में, जो वहां की व्यवस्था, सरकार, अधिकारी, प्रशासन सब पर बड़े सवाल खड़े करता है। और यही सवाल एबीपी न्यूज खड़ा कर रहा है कि आखिर कब तक आम इंसान के जिंदगी की कोई कीमत होगी कि नहीं होगी। जितने हुक्मरान हैं उसके बाद जाकर के वहां पर तफ्तीश करेंगे और जांच के आदेश देंगे। मौत हो जाने के बाद गंभीर रूप से लोग घायल हो जाएं, उसके बाद जाकर के आप सवाल खड़े करेंगे और समितियां बिठाएंगे। सवाल यह है कि मेले में जो हादसा हुआ उसके जिम्मेदार कौन है। अनीश वशिष्ठ पिछले 6-7 साल से सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगा रहे। उनका कहना है कि करीब 4 करोड़ रुपए में झूला लगाने का टेंडर मिलता है। जरा सोचिए, 4 करोड़ में यह झूला लगाने का टेंडर जो लोगों की मौत का सबब बनता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की जाती है। संवाददाता उज्जवल ने अनीश वशिष्ठ से बात की, वो आपको दिखाते हैं। वो जो झूला था वो यहाँ पर था, सुनामी झूला था और अच्छे खासे यहाँ पे इसमें लोग बैठे हुए थे, पूरा भरा हुआ था और लोग एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अचानक वो टूट के नीचे गिरता है, हाहाकार मचता है, चीख पुकार मचती है और आनन फानन में तो लोग हैं वो यहाँ से एकदम भागना शुरू कर देते हैं। जो मौके पर जगदीश प्रसाद जो इंस्पेक्टर हैं, जो पलवल में पोस्टेड थे, वो यहाँ पर आ रखे थे। वो यहाँ पर आते हैं और जैसा हमने आपको बताया कि लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर देखिए दूसरी साइड का जो झूला था जो यहाँ लगा हुआ
हुआ था वो अचानक नीचे गिरता है, उनके सर पे लगता है, जिसके बाद जगदीश प्रसाद की मौत हो जाती है। अब इस पे आपको बता दें कि जो हरियाणा के मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेंडर के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ की जो सूरजकुंड मेले की एंट्री है वो 200 रुपये है, तो यानी प्रति एक दिन यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो खर्चा है वो किया जाता है। लोग आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और जो ये सुनामी झूला टूटा है इसकी भी जो कीमत है वो 150 रुपये के आसपास की एक राइड है। और यहाँ पर बता दें कि जो अरविंद शर्मा है जो कि मंत्री हैं, उन्होंने ये बताया कि जो डीसी हैं यहाँ के वो प्रति एक दिन सिक्योरिटी का जो सर्टिफिकेशन है वो देते हैं, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन देते हैं तो सवाल ये खड़ा उठता है फिर आखिर कैसे ये हादसा हो गया। बड़ा अच्छा सर्टिफिकेशन देते हैं, खूब एक्सपोज किया हमारे संवाददाता उज्जवल ने। सूरजकुंड मेला परिसर में हादसा बीती शाम करीब 6:15 बजे हुआ था। झूले पर 26 लोग झूल रहे थे, जो हम आपको पहले भी बताएं। झूला काफी तेजी से ऊपर नीचे जा रहा था, तस्वीरें देखते रहिए। इसी दौरान एक सिरे से झूला टूट जाता है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से झूला टूट करके गिरता है। झूला जमीन से 2-3 फीट ऊपर हवा में लटक गया। दूसरी ओर का सिरा ऊपर ही था। हादसा होते ही आसपास के दुकान वाले और पुलिसकर्मी तुरंत बचाने के लिए दौड़े। कई लोगों को झूले से नीचे उतार लिया गया था, जबकि कुछ को उतारा जा रहा था। झूले के सहारे आसपास कई लोग खड़े थे। तभी दूसरे सिरे से भी झूला टूटा और जमीन पर गिर गया। इसमें कई और लोग भी झूले की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से देखिए। अब आपको इसी तस्वीर को बड़ी एलईडी पर दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे। आप देखिए, एक तरफ से पहले टूटता है, तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद वो झूला लटकता। ये देखिए, ये मतलब तस्वीरें दिखाते हुए किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। दर्दनाक है। और उसके बाद दूसरी तरफ से भी टूटता है। ये देखिए कैसे गोल गोल ये झूला घूमता है, फिर एक तरफ से टूटता है, झूलने लगता है। लोग बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, नहीं बचा पाते, और तब यह हादसा होता है और दोनों तरफ से टूट जाता है। शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक कि ये सूरजकुंड मेला, जो लोग नहीं जानते हैं ना देश के दूसरे प्रांतों को, उनको बता देता हूं कि ये बहुत ही सॉट आफ्टर है। बहुत से लोग यहां पे जाते हैं, बड़ा क्रेज होता है उसका कि सूरजकुंड मेला जाना है। बहुत से लोग इस दफा भी मुझसे चर्चा कर रहे थे। और अगर इस तरह का हादसा वहां पेश आता है तो सोचें कि वहां की व्यवस्था पर किस तरह के सवाल खड़े होते हैं और किस तरह से केयरलेसनेस, गैर जिम्मेदारी यहां पर सामने प्रत्यक्ष नजर आ रही है। और एक पुलिसकर्मी, सोचिए, जो आदमी जिगरा दिखाता है कि जाकर के बचाऊंगा, उसकी मौत हो जाती है। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये हादसा पेश आया, इसके बारे में बता रहे हैं। एक तरफ से झूला टूटता है, उसके बाद वो झूलने लगता है, उसमें ये लोग फंसे होते हैं, 26 लोग। ये देखिए किस तरह मशक्कत कर रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए, लोग बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाते। मेरे साथ मेरे सहयोगी उज्जवल जुड़ रहे हैं, जो वहां से अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे। उज्जवल, बड़ा लाजमी सवाल अभी आपने किया था, मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी जिसमें आपने कहा कि ये सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है। आप पहले वहां पर हैं, आप मुझे बताएं कि ये जो सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे थे, वहां पर आपने चश्मदीद से बात की, किसी दुकानदार से मेरे ख्याल से। ये जब हादसा पेश आया, ये किस तरह के लोग किनको टेंडर दे देते हैं और अभी तक की कार्रवाई में हुआ क्या? एक पुलिस वाले की जान चली गई। बिल्कुल ठीक। देखिए आशीष जी, जिस तरीके से एबीपी न्यूज़ जो है वो सवाल खड़े कर रहा है, वो सवाल खड़े करना लाजमी भी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर एक जो है चश्मदीद से बात की। उन्होंने पूरी जो जानकारी है वो ऑन कैमरा खुलासा किया है एबीपी न्यूज़ पर। उन्होंने ये जानकारी दी है कि इस साल जो ये जो झूले का टेंडर है, सिर्फ ये झूले की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए ये झूले का टेंडर ऑनलाइन दिया जाता है और 4 करोड़ रुपये मोटी रकम देके ये टेंडर दिया गया है। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि ये बताइए कि सुरक्षा के मानक क्या होते हैं, क्या हर राइड के बाद सुरक्षा की जो है वो जांच की जाती है, झूलों को देखा जाता है वो सही है या नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई भी जांच नहीं होती है। फिर जब हमने उनसे पूछा कि प्रत्येक दिन डीसी के द्वारा जो है कि मंत्री साहब बोल रहे थे अरविंद शर्मा कि झूलों को जो है वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो उन्होंने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर पैसा देकर कि मेले प्रशासन से कोई मिला आपको? एक व्यक्ति की जान चली गई, इतने लोग घायल हैं, मंत्री जी कह रहे हैं सर्टिफिकेशन दिया जाता है, बेहद बेहुदा बात है।
आप ये बताएं, वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं उसमें से कोई मिला आपको? बिल्कुल क्या कार्रवाई हो रही है, यही अपडेट दें। बिल्कुल देखिए मिलने की बात आशीष जी, यहाँ पर मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। किसी तरीके से सारे मीडिया जो है वो अंदर आए हैं, बाहर ही रोक रहे थे मीडिया पर्सन्स को, जबकि गेट नंबर 5 से एंट्री है, उनसे पासिस वासिस पता नहीं क्या क्या उनसे जो है वो डिमांड करने लग गए कि आप ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन फिर भी किसी तरीके से अंदर आए। लेकिन मेला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर हमें कोई भी देखने को नहीं मिला। उज्जवल बने रहिएगा, उज्जवल आप रुके, आप जरा रुके मेरे साथ, मैं आता हूं आपके पास वापस। एक के बाद एक हादसा होता है, सवाल हम खड़े कर रहे हैं और आम आदमी की जान चली जाती है। सवाल उन पर है जिनकी जिम्मेदारी हादसों को रोकने की है। फरीदाबाद के मेले में भी जिस तरह से झूला टूटा, इंतजाम को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा थी कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्या ही बोलूं मैं, मतलब शर्मनाक। सवाल यह है कि क्या सब कुछ भगवान भरोसे ही रहेगा? जरा हरियाणा के पर्यटन मंत्री की पहले आपको यह बयान सुनवाते हैं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। अरे साहब, इतने बड़े हादसे में ना आपसे कोई प्रोसीजर नहीं समझता है। माफी मांगिए, इस बात को कबूल करिए कि एक व्यक्ति की जान चली गई, कितने लोग घायल, और आप बता रहे हैं वो सर्टिफिकेशन, जिस सर्टिफिकेशन के बाद ये हादसा होता है। एनीवेज, जब आम इंसान की जान भगवान भरोसे ही है, जब ये सवाल हरियाणा के पर्यटन मंत्री से फिर पूछा गया तो बातों को घुमाते हुए नजर आए। इस बार शब्दों में तो परमात्मा नहीं थे, लेकिन भाव वही था। सुनिए फिर से। परमात्मा का मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी सुनो, जिम्मेवारी की बात सुन लो। जो 13 लोग इधर थे, 13 उधर, 26 लोग थे। कोई भी बड़ा और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बचाव रहा। ये जो पहले इन्होंने बयान दिया था ना, ये वाली उनका बयान फिर से सुनाता हूं, एक बार फिर से सुनाएं। रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए उज्जवल के पास वापस चलते हैं। उज्जवल, अगर लोगों की सुरक्षा के लिए सिर्फ परमात्मा ही जिम्मेदार है, तो फिर सरकार का क्या काम है? शासन प्रशासन सिर्फ हादसों का इंतजार करने के लिए है क्या? हादसा हो जाने के बाद अफसोस करने और जांच करने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आशीष जी। देखिए, जिस तरीके से पर्यटन मंत्री का ये बयान आया है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। उन्होंने हर चीज़ जो है वो परमपिता के ऊपर जो है वो छोड़ दिया, परमपिता परमात्मा। और अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ ऑन कैमरा लाइव में। अब आपको एक रियलिटी चेक दिखाता हूँ झूलों का। ये देखिए आशीष जी, ये देखिए, ये यहाँ की सिक्योरिटी है। ये देखिए, झूलों के जो नट हैं उस पर पूरी तरीके से जंग लगा हुआ है। ये क्या किसी की सुरक्षा करेंगे? और ये देखिए, रोज चलते हैं ये झूले। कहीं मिल जाए मंत्री जी, उज्जवल, तो उनको बताइएगा, ये तस्वीरें जरा मोबाइल में रिकॉर्ड करके उनको दिखाइएगा कि परमात्मा पर छोड़ रहे हैं। शर्मनाक है जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और ये ऐसा सिर्फ एक ही जगह नहीं है। अगर ये सामने देखेंगे आशीष जी, तो ये देखिए सेम यही जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये देखिए, यहाँ पर 200 रुपये की एंट्री फीस रखी गई है। लोगों से 200 रुपये लिए जाते हैं अंदर एंट्री के लिए सूरजकुंड मेले की। और उसके बाद ये जो झूले हैं इसकी एंट्री अलग है। किसी की एंट्री 150 रुपये है प्रति चक्कर, किसी की 200 रुपये है। लेकिन वो क्या मौत के झूलों को पैसे दे के खरीद रहे हैं, अपनी मौत खरीद रहे हैं लोग। सिर्फ देखिए, सरकार प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी मतलब आप देख सकते हैं कि मंत्री साहब के द्वारा कैसे बयान दिए जा रहे हैं। मंत्री जी हर चीज़ जो है वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ रहे हैं, परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हैं। और देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से इनकी सीट बेल्ट्स देखिए, ये देखिए क्या सीट बेल्ट्स का हाल हो रखा है। और तो और देखिए, मैं आशीष जी आपको
एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो ग्रिल लगा रखे हैं, ये देखिए, ये ऐसी ग्रिल है, ये सिर्फ मेरे हल्का सा मैं इसको यूँ कर रहा हूँ तो ये देखिए कैसे हिल रहा है। तो ये कैसे आदमियों का जो है वो यहाँ पर बोझ झेलेंगी। यहाँ पर प्रति एक दिन कई हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। सूरजकुंड मेला दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा फेमस है और इस बार देखिए बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो सूरजकुंड मेले की तरफ से की गई थी। कई पार्टनर्स रखे गए, बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि इजिप्ट भी अब इस बार हमारा पार्टनर है, कंट्री पार्टनर। तो इस तरीके के देखिए बाहर भी कई ये जो तस्वीर है ये जा रही है कि इस तरीके की पार्टनरशिप हो रही है, कि इस तरीके का वर्ल्ड लेवल का ये यहाँ पर जो है वो आयोजन किए जा रहा है। और देखिए कैसे जंग लगे हुए, अगर अंदर भी आप देखेंगे जो इस पूरे को चलाता है ये पूरा चक्का झूला, देखिए आप ये कैसे इसमें जंग लगा हुआ है, ये कैसे यहाँ पर जो लोगों की सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। और यकीनन अब ज़रूरत है कि जो है वो मंत्री साहब आखिर जागे अपनी नींद से, किस तरीके के वो बयान दे रहे हैं। सब कुछ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया गया। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, वो कब लोग अपने ऊपर जो है वो जिम्मेदारी लेंगे। हर बार हमें वही देखने को मिलता है, कमेटी गठित कर दी जाती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? यही एबीपी न्यूज़ सवाल पूछ रहा है। आपने बहुत अच्छा करा कि आपने सारे जो बातें हैं वो जितने भी घटनाक्रम अभी हुए हैं, हादसे हुए हैं, वो सारे आपने याद दिलाए। कैसे आपने नोएडा का भी जो है हादसा अभी याद दिलाया कि किस तरीके से प्रशासन की लापरवाही से वहाँ पर एक नौजवान को अपनी जान देनी पड़ी। और तो और अभी राजधानी दिल्ली में 2-3 दिन पहले ही जिस तरीके से जल बोर्ड का एक खुला गड्ढा था, वहाँ पर भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई, वहाँ पर भी एक नौजवान को अपनी जान देनी पड़ी। और अब यहाँ पर क्या होता है सूरजकुंड मेले में, यहाँ पर भी वही तस्वीर देखने को मिलती है। मोटी रकम टेंडर जो दिया जाता है उसके थ्रू ले ली जाती है, वेंडर से 4 करोड़ रुपए का टेंडर दिया जाता है, लेकिन होता क्या है, फिर वही चीज़ देखिए, फिर वही हमें तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ बातें कही जाती हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रति एक दिन जो डीसी हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन देते हैं। ये कैसा सर्टिफिकेशन है? इस तरीके का सर्टिफिकेशन दिया जाता है आशीष जी। ये देखिए, ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ही का नहीं दिखा रहा, मैं पूरे झूले का आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये कैसी राइड है, ये कैसे हिल रहे हैं। ये देखिए कोई कैसे यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है अपने परिवार के साथ। अभी तक इसमें कार्रवाई क्या हुई है, इस पर अगर आप कोई अपडेट दे सकें। अभी तक कार्रवाई क्या हुई है इस हादसे के बाद? देखिए बिल्कुल इसमें जो कार्रवाई हुई है जी, वेंडर के खिलाफ जो है देखिए इसमें जो है वो केस जो है वो दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इसमें जो एसआईटी है वो भी गठित कर दी गई है। 3 अधिकारियों की इसमें एसआईटी गठित कर दी गई है। अब देखिए जैसा कि कल मंत्री साहब ने कहा था, पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने बोल दिया था कि इसमें जो है वो कमेटी गठित की जाएगी और उसमें जो दोषी हैं जो पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आता हूं उज्ज्वल, आपके पास आता हूं। सवाल तो हम और आप खड़े करेंगे, हमारा काम है, परमात्मा है ना, ऐसा कह रहे हैं मंत्री जी, जैसे मंत्रोच्चारण के बाद झूले चलाए जाते हैं, अगरबत्तियां जलाई जाती है। मतलब मैं क्या कहूँ, इस बयान पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। फरीदाबाद में हुए हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश की जान चली गई है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जान बचाने के लिए आगे आए थे। वो झूले पर नहीं मौजूद थे लेकिन ड्यूटी पर थे और करीब ही खड़े थे। जैसे झूला टूटा और चीख पुकार वहां पर मची, फौरन लोगों को बचाने के लिए दौड़े। इस दौरान झूले के टूटे हिस्से की चपेट में आ गए। इंस्पेक्टर जगदीश के घर में मातम पसरा हुआ है, लेकिन उन्हें गर्व भी है कि इंस्पेक्टर जगदीश ने लोगों को बचाने में अपनी जान को दांव पर लगा दिया और किसी को कुछ नहीं होने दिया। हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से जब प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है हमको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं। डी साहब कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं। नयाब सिंह सैनी जी की सरकार से हम तो यही वो करेंगे कि भाई उन्होंने इतना यानी कि सबके लिए करा है, तो जो शहीद हुए हैं उनके लिए तो करना ही चाहिए उनको कुछ ना कुछ। मृतक इंस्पेक्टर के बेटे थे, उनका साधुवाद भी और उनके साथ एबीपी न्यूज़ की संवेदनाएं भी कि उनके पिता ने इतना जिगरा दिखाया, लोगों को बचाने में उनकी जान चली गई। लेकिन ये एक हादसा ही नहीं है। उज्ज्वल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को फॉलो करिएगा और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मंत्री जी को फिर पकड़ें और वो सारी तस्वीरें दिखाएं। आगे बढ़ता हूं और आपको दिखाता हूं सिस्टम की लापरवाही से मौत की घटना राजस्थान के कोटा में भी हुई है। देश में कोचिंग के लिए मशहूर कोटा में एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिर गई। जवाहर थाना इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से मलबे में कई लोग दब गए। ओपरा हॉस्पिटल रोड पर बिल्डिंग में
मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट चल रहा था। तस्वीरें हम आपको सारी एक साथ दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग मलबे के नीचे दब गए। इमारत के गिरने के साथ ही वहां चीख पुकार मच गई। तस्वीरें देखते रहें जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये घटनाएं पेश आई थी। घटना के समय रेस्टोरेंट में कई ग्राहक भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था। जानकारी के मुताबिक इमारत के गिरते ही तेज आवाज हुई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी किया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बंगाल के रहने वाले 20 साल के छात्र आर्यन हैं। एक 14 साल के बच्चे की भी अनफॉर्चुनेटली यहां पर जान चली गई। गुब्बारा बेचता था वो बेचारा। इस हादसे में 15 लोगों को बचाया तो गया है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोटा में जो इमारत गिरी है उसको लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। आपको बताते हैं 3 मंजिला इमारत निर्माणाधीन थी। 2 मंजिल का निर्माण लगभग पूरा हो जरूर चुका था, जबकि अंदर कुछ हिस्सों में काम अभी भी जारी था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा में जो हादसा हुआ उसको लेकर। अधिकारियों के मुताबिक इमारत में ड्रिल मशीन, हैमर चल रहे थे, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन हो रहा था और यही हादसे की वजह बना। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोटा से सभी बड़ी जानकारियां आपको बता रहे हैं। कोटा में 3 मंजिला इमारत कैसे गिरी ये बताते हैं आपको। अधिकारियों ने इसके पीछे की वजह बताई है। वो कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो ऊपर से नीचे उसके साइड में गिरा है। उसमें जो नीचे खाना जो खा रहे थे और जो वर्कर्स थे जो खाना बनाने वाले, वो लोग उसमें इंजर्ड हुए। मौके पर जो लोग थे वो कह रहे हैं कि इस तरह ड्रिलिंग वगैरह चल रही थी, उससे कंपन चल रहा था बिल्डिंग में, उसकी वजह से हादसा हो सकता। बाकी टेक्निकल आखिर इसके कारणों की विस्तृत जांच होगी तभी पता लगेगा। कैफे फूड आउटलेट एक चल रहा था यहाँ पे। अभी प्राइमा फेसी यही आ रहा है कि बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसको डिसमेंटल किया गया था और उसके जो फाउंडेशंस में तो थोड़े इश्यूज आ गए थे। अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आ सकता। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ पे तलवंडी में यहाँ पे उपरा हॉस्पिटल के सामने जो एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। आप देख सकते हैं NDRF, SDRF एंड फायर डिपार्टमेंट की सारी टीमें यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी 10 लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक अभी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है सो फार। कलेक्टर कोटा का बयान देखा आपने। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो बिल्डिंग गिरी है उसमें 15 उसमें से रेस्क्यू करके और जो निकाले गए उसमें से 2 की डेथ हो चुकी है। अभी 5 एडमिट है। निश्चित रूप से कोई न कोई जो भी कारण रहे होंगे उन कारणों की जांच भी होगी। जांच कमेटी भी बैठेगी। उसके बाद में हादसे के बाद में वो जांच होगी। वो जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं वापस दोबारा ना हो। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। उनसे मैं जानना चाहूंगा, मोइन आपको आवाज मेरी मिल रही है। तो बिल्डिंग गिर गई, 2 लोगों की जान चली गई, अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो क्यों रही थी और इसके लिए जिम्मेदार कौन था? मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक हादसा हुआ, हादसे के बाद निश्चित तौर पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। दुखद ये रहा कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग नॉर्म्स के खिलाफ बनाई जा रही थी तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो क्या कुछ कर रहा था? जो सरकारी अमला था वो सोया हुआ क्यों था? मंत्री की तरफ से अब भले ही ये दावा किया जा रहा हो कि इस मामले में SIT गठित। मोइन, आऊंगा आपके पास वापस इस खबर पर। असम में इसी साल चुनाव होने वाले, इसलिए राजनीति का पारा सर्दी के इस मौसम में काफी चढ़ा हुआ है। एक जबानी जंग असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच चल रही है। पिछले दिनों हिमंता ने कहा था कि अगर कोई मियां रिक्शे वाला हो तो 5 रुपए की जगह 4 रुपए किराया दो। अब ओवैसी ने पलटवार कर दिया। ओवैसी ने कहा है कि मैं हिमंता को 2 रुपए का चंदा देता हूं। जबानी जंग में भले ही 2 रुपए के सिक्के की खनक सुनाई दे रही हो, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े हैं। ओवैसी की एंट्री कैसे असम में नया सियासी समीकरण तैयार कर रही है, यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है यहाँ पर? है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? 2 रुपए को लेकर छिड़ी सियासी जंग की खनक असम से निकलकर हैदराबाद की फिजाओं में गूंज रही है। तेलंगाना निकाय चुनाव के लिए AIMIM की जीत की पतंग उड़ाने के लिए ओवैसी निजामाबाद में जलसा करने पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ। 50 मिनट के भाषण में ओवैसी की जुबान से जैसे ही हिमंता का नाम छूटा, सामने खड़ी भीड़ का शोर तेज हो गया। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। मानो मुसलमानों की भीड़ अपनी सबसे मुखर आवाज से हिमंता की मियां पॉलिटिक्स से जवाब ही तलाश रही थी। ओवैसी ने भी जवाब में भीड़ को निराश नहीं किया और अपने ही अंदाज में जोरदार पलटवार किया। आप बताइए, एक चीफ मिनिस्टर रहकर कोई इतना गिर सकता है कि हम इनको ऑटो का किराया नहीं देंगे? क्या किसी के पास 1 रुपए के 2 कॉइन है यहाँ पर? है? लाओ। ये 2 रुपए का कॉइन है। हेमंत बिस्व शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। तेरे को दे तो सदका दे तो निजामाबाद पे वार के पड़ा लेता तू। माने आप बताओ, एक चीफ मिनिस्टर रह के बोल रहा 5 रुपए है तो 4 रुपए दो, मैं तेरे को 2 रुपए तो ले ले। हाँ। हिमंता के जिस 4 रुपए वाले बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है, वो 27 जनवरी का है। करीब 2 हफ्ते पुराने बयान को ओवैसी ने फिर से जिंदा कर दिया। ओवैसी ने तेलंगाना से हिमंता को 2 रुपए चंदा देने का ऐलान किया, तो जवाब में हिमंता ने भी ओवैसी का चंदा सशर्त स्वीकार कर लिया। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? मेरा पास आएगा वो पैसा? क्या बोला है कि हिमंत बिस्व शर्मा को 2 रुपया दूंगा, तो मैं तो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जाने में तो खर्चा ज्यादा लग जाएगा मेरा, तो इसीलिए मेरा पास आके वो दे के जाए, मैं ले लूंगा। हिमंता ने ओवैसी के 2 रुपए के चंदे को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन ओवैसी को असम आने का न्योता भी दे दिया। भले ही हिमंता ने ये न्योता हंसी मजाक में दिया हो, लेकिन इसका एक पक्ष असम विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बयानबाजी का पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हिमंता बिस्व शर्मा का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिस पर ओवैसी ने पलटवार किया है। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दिए। कष्ट खालेहे अखমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাও কবাত যাব খুজিলে। बीते कुछ दिनों से ऐसे एक नहीं, हिमंता बिस्व शर्मा के कई बयान धर्म विशेष के लोगों पर हैं। हिमंता के इन बयानों ने असम के चुनावी माहौल को ध्रुवीकरण की धार दे दी है, जिसका सियासी नफा असदुद्दीन ओवैसी को भी मिल सकता है। इस सियासी गणित को समझने के लिए सबसे पहले आपको असम की मौजूदा डेमोग्राफी दिखाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिमों की संख्या 34% यानी 1 करोड़ 7 लाख थी, जबकि मौजूदा अनुमान के मुताबिक ये 40% हो सकती है। असम में मुस्लिम वोट पर अब तक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF की दावेदारी रही है। 2021 में दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाए। इस बार कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन से इनकार किया है। असम में कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक बताकर गठबंधन से दूरी बना ली है। कांग्रेस के पीछे हटने के बाद ओवैसी और अजमल एक साथ आ सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने इस मामले को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। अगर ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल असम की सियासत में आते हैं तो एक मजबूत मुस्लिम विकल्प बन सकता है और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिहार में ओवैसी के प्रदर्शन से प्रभावित
बदरुद्दीन अजमल ने पिछले साल नवंबर में ही गठबंधन के संकेत दिए थे। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती है, आप लोग जानते हैं। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया उनसे, उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, तो हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन सवाल है कि जब असम में पिछली बार कांग्रेस और AIUDF मिलकर बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो AIUDF और असम में नई नवेली AIMIM मिलकर कैसे कमाल कर पाएगी? 2021 विधानसभा चुनाव में 126 सीटों में से एनडीए को 75 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन को 50 सीट मिली थी। हालांकि ओवैसी की पार्टी AIMIM असम में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। नवंबर में AIMIM ने असम में किसी भी तरह की चुनावी सक्रियता से इनकार किया था। 18 मई को AIMIM के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया, नहीं, AIMIM ने असम में ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है और नहीं किसी पार्टी के साथ गठबंधन। लेकिन अब ओवैसी ने जिस तरह हिमंता बिस्वा शर्मा को निशाने पर लिया है, उसके मायने असम में भी तलाशी जा रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तेरे को चंदा दे तो ले ले में से 2 रुपये। हो सकता है ओवैसी का ये बयान भले ही तेलंगाना निकाय चुनाव को साधने के लिए किया गया हो, लेकिन भाईजान की इस धमक ने असम में भी सियासी माहौल गरमा दिया है। हिमंता के जिस बयान पर सियासत थम चुकी थी, वो फिर से शुरू हो चुकी है। हिंदू मुसलमान की इस राजनीति का कम से कम मैं तो निजी तौर पर बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन इन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर ये जरूर दिखाता है कि असम का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पारा काफी बढ़ता जाएगा। दिलचस्प रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्ती का नया अध्याय भी लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे के दूसरे दिन गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। तस्वीरें देखिए, कितना भव्य स्वागत बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। परदाना पुत्रा बिल्डिंग में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी मौजूद थे। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही है। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता के बीच दोनों देशों के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार, तकनीक, सुरक्षा, इन दोनों में बढ़ते सहयोग का जिक्र भी किया है। इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला माफ कीजिएगा जिले में भारी बर्फबारी की वजह से यात्रियों से भरी एक बस सड़क पर फंस गई है। सड़क पर बहुत ज्यादा फिसलन होने की वजह से बस आगे नहीं बढ़ पा रही। ये देखिए तस्वीर किस तरह से वो बस फंसी हुई है और बस आगे नहीं बढ़ पा रही, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय सेना की एक टीम तुरंत मौके पर वहां पहुंची और 32 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बस को पहले तो फिसलन वाली जगह से हटाया किसी तरह, और फिर राहत और बचाव अभियान वहां पर शुरू किया गया। कड़ाके की ठंड, भारी बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद सेना और गांव वालों की मिलीजुली कोशिशों की वजह से बस में सवार सभी यात्रियों को गनीमत रही कि सुरक्षित निकाल लिया गया है। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह बस वहां पहुंची थी। उसके बाद सेना के वहां पर पर्सनल्स पहुंचते हैं, लोकल लोग वहां गांव के लोगों की मदद से उनको किसी तरह से बचाया जा सके। तस्वीरें बिल्कुल साफ बयान कर रही हैं, ध्यान से देखिएगा। साथ में वो खाई दिख रही है,
अगर बस जरा भी फिसल करके खाई में गिरी होती तो सभी लोगों की वहां पर जान जा सकती थी। सलाम है सेना को जो वहां समय पर पहुंचती है और उन लोगों को, जो लोकल गांव के लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने भरसक हाथ बटाया और किसी तरह से बस को पहले फिसलन वाली जगह से हटाया गया और सभी यात्रियों को इस बस से निकाल लिया गया। राहत की बात यह हम फिर से दोहरा दें, सभी लोग यहां से सुरक्षित बचा लिए गए। सामने खाई है, तस्वीरों में फिर से देखें, अगर बस जरा सा और आगे खाई में फिसलती तो सीधे नीचे खाई में जाकर गिरती और ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। राहत की बात, फौजियों को सलाम। ये सेना के सभी वहां पर जो पर्सनल सुरक्षाकर्मी पहुंचे, उन्होंने लोकल वहां पर स्थानीय लोगों से मदद ली और इन सभी लोगों की जान बचाई गई।